दोस्तों, एक समय था जब हमें कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए, खासकर जब बात हो इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स की, तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स या फिर ब्रांड्स के शॉपिंग स्टोर तक जाना पड़ता था और एक डे और टाइम सेलेक्ट करना पड़ता था कि हम कब फ्री हैं। पर अगर आज की बात करें तो समय बिल्कुल ही अलग है। अपने घर पर एक कोने में बैठे बैठे हम अपने फोन पर ही अलग अलग इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स को ब्राउज करके चेक कर सकते हैं कि हमें क्या खरीदना है। न किसी से बात करने की झिकझिक, न बाहर जाने का झंझट। और इस चीज के लिए हमें थैंक्स करना चाहिए ई कॉमर्स की एवोल्यूशन और ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड्स का। अब बात हो रही है ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड्स की, तो मिंत्रा कैसे पीछे रहे। मिंत्रा फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया का लार्जेस्ट ई कॉमर्स स्टोर है। दोस्तों, एक समय था जब मिंत्रा ने बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट को भी पीछे छोड़ दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा की केस स्टडी के ऊपर चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि क्यों फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर कर लिया। जी हाँ, मिंत्रा की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्लिपकार्ट है। तो दोस्तों, सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं जो आपको ज्ञान की गहराइयों में लेकर जाती है। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मिंत्रा की शुरुआत हुई थी 2007 में और इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की नींव रखी थी मुकेश बंसल, आशुतोष लवानिया और विनीत सक्सेना ने। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जो बिजनेस आज मिंत्रा करता है अपने शुरुआती सालों में वह इससे बिल्कुल ही अलग था। जी हाँ, मिंत्रा का इनिशियल बिजनेस था पर्सनलाइज्ड मर्चेंडाइज बेचना और ये B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर काम करता था, जिसके लिए मिंत्रा की ऑफिशियल वेबसाइट भी बनाई गई। 2007 से लेकर 2010 तक मिंत्रा ने अपनी वेबसाइट पर रेंज ऑफ पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि टी-शर्ट्स, मग्स, माउस पैड और अन्य चीजें बेची और इस बिजनेस से उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। पर उनके बिजनेस में एक दिक्कत थी। इनका बिजनेस साल में 1 या 2 बार ही अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर पाता था। जैसा कि हमने आपको बताया कि मिंत्रा B2B मॉडल पर काम करता था। इसका मतलब बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से इन्हें तभी ऑर्डर्स मिलते थे जब या तो फेस्टिवल होता था या फिर स्टाफ को अप्रेजल देने के लिए गिफ्ट देना होता था। इसलिए इनका बिजनेस एक नीश बिजनेस बन गया और यह ज्यादा वाइड कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाया। फिर साल आया 2012 जब मिंत्रा ने अपने बिजनेस में एक बड़ा टर्न लिया। मिंत्रा ने अपने कस्टमर्स को 360 इंडियन एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑफर करने शुरू कर दिए और यह B2B मॉडल से चेंज होकर B2C मॉडल बन गया। अब मिंत्रा एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनकर उभर चुका था जिसे हम आज देखते हैं। पर क्या कहानी इतनी सिंपल है और इतनी जल्दी मिंत्रा सक्सेसफुल हो गया? बिल्कुल भी नहीं। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो मिंत्रा के रास्ते में काफी रुकावटें आना बाकी थी। वो कहते हैं ना कि वो बिजनेस ही क्या जिसके आगे रुकावट ना आए। और यहाँ पर मिंत्रा के सामने खड़े थे उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स अमेज़न और फ्लिपकार्ट। इनको टक्कर देने के लिए मिंत्रा ने कुछ बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाई। आइए उनके बारे में बात करते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, इजी रिटर्न्स। बात करें 2012 की, तो तब तक लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। इंडिया में एक बहुत ही कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर है कि हम तब तक कोई सामान नहीं खरीदते जब तक हम उसे खुद अपने हाथों से टच एंड फील करके ना देखें। लोग कपड़ों की क्वालिटी और साइज के बारे में श्योर ना होने की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग को अवॉइड करते थे। लोगों के इस डर को खत्म करने के लिए मिंत्रा ने इजी रिटर्न पॉलिसी लॉन्च की। अगर कपड़े अच्छे नहीं लगे तो आप उसे इजीली रिटर्न कर सकते हैं। ऐसा करके मिंत्रा ने लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा दिलाया। स्ट्रेटजी नंबर 2, फोकस ऑन यंगस्टर्स। मिंत्रा ने एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना शुरू किया, जैसे कि यंग गर्ल्स एंड बॉयज, जो क्वालिटी के लिए नहीं बल्कि लुक्स के लिए शॉपिंग करते हैं। चलिए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। सुंदर दिखना आखिर किसको नहीं पसंद, स्पेशली जब बात लड़कियों की हो। यह बात बिल्कुल सच है कि लड़कियां क्वालिटी से ज्यादा लुक्स पर फोकस करती हैं। वह अपने लुक्स को लेकर काफी कॉन्शियस होती हैं। इसलिए मिंत्रा की सबसे अच्छी कस्टमर लड़कियां ही हैं। एंड आई एम श्योर कि आपकी पड़ोस वाली पम्मी आंटी भी मिंत्रा से ही शॉपिंग करती हैं किटी पार्टी में कूल दिखने के लिए। स्ट्रेटजी नंबर 3, सेल्स, प्राइस एंड ऑफर्स। मिंत्रा पर लगभग हर छोटे से छोटे या बड़े से बड़े ब्रांड पर कोई ना कोई सेल चलती रहती है या फिर अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। और ये ऑफर्स काफी अच्छे हैं ऐसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो किफायती दामों में ब्रांडेड कपड़े खरीदना चाहते हैं। इतनी अच्छी स्ट्रेटजीज को फॉलो करने के बाद मिंत्रा ने एक्सट्रीम लेवल पर ग्रो किया और 2012 में फ्लिपकार्ट ने इसे 2000 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा ग्रो करने के बाद मिंत्रा बिक क्यों गया? इसके पीछे है 2 इन्वेस्टर्स का हाथ, एक्सेल पार्टनर्स और टाइगर ग्लोबल। ये दोनों फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के कॉमन इन्वेस्टर्स रहे हैं और ये माना जाता है कि दोनों कंपनियों को मर्ज करने का डिसीजन इन्हीं का था, क्योंकि एक्सेल और टाइगर सिर्फ एक कंपनी पर ही अपने एनर्जीज लगाना चाहते थे और साथ ही उन्हें सपोर्ट देने के लिए फंड्स की अमाउंट भी कम करना चाहते थे। अब दोस्तों, बात ये आती है कि फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर करने के बाद भी उसे अपने साथ मर्ज क्यों नहीं किया? इसके पीछे है बहुत ही सॉलिड रीजंस। फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस मॉडल को फॉलो करता है, जहाँ पर सेलर सीधा बायर को सामान बेचता है। पर मिंत्रा में इन्वेंटरी मॉडल चलता है, जहाँ पर ब्रांड्स पहले मिंत्रा के पास सामान जमा करवाते हैं, जिसके बाद मिंत्रा सभी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और अन्य चीजें चेक करता है। उसके बाद ही कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट जाता है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का बिजनेस मॉडल काफी अलग है और अगर फ्लिपकार्ट मिंत्रा को अपने साथ मर्ज कर लेता तो दोनों की आपस में खिचड़ी बन जाती। तो दोस्तों, यह थी मिंत्रा की बिजनेस केस स्टडी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए
ताकि हम जब भी ऐसे मजेदार वीडियोस लेकर आएं तो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।